10वीं और 12वीं क्लास यूपी बोर्ड में एग्जाम हॉल में जा रहे कल से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सभी बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जाना है, बिल्कुल विश्वास के साथ जाना है। आपने जो पढ़ाई किया है सेम वही क्वेश्चन आएंगे। आप जिस विश्वास से पढ़े हैं, जिस विश्वास से तैयारी किए हैं, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैं सबसे पहले क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं पिछले 4-5 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूं और हिंदी विषय में पढ़ाता हूं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को गेस कर रहा हूं क्वेश्चन, और मे भी ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कुछ बच्चों का भला हो जाए। सबसे पहले हम 10वीं क्लास के बच्चों को एक एक को कुछ क्वेश्चन को मैं गेस कर रहा हूं, जो हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। मैं ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। हिंदी जो आप लोगों का काव्य 2 पार्ट में है, हिंदी काव्य और हिंदी गद्य। हिंदी काव्य में जो पहला चैप्टर आपका है सूरदास जी का पद, आप पूरे पद को रिपीट करिए, हर एक पद को रिपीट करिए। यहां से कोई न कोई पद आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, कोई न कोई पद यहां से आएगा और हर एक बार आता भी है। और लिखते कैसे हैं? संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं। संदर्भ, सबसे पहले आप संदर्भ याद कर लीजिए, हेडिंग लगाएंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपकी हिंदी का जो नाम है, काव्य खंड, काव्यांजलि, जो भी नाम है, हिंदी काव्यांजलि के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचनाकार हैं भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग, जैसा पद रहेगा वैसा प्रसंग लिखेंगे। नॉर्मल प्रसंग आप लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है तो नॉर्मल प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में भक्त और भगवान का वर्णन किया जा रहा है। ये प्रसंग सूरदास के हर एक पद के लिए कारगर है, चलता है। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे व्याख्या और व्याख्या करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा काव्य से, गद्य से, बुक से आपके कोई गद्य खंड दिया होगा, सेम प्रोसेस जिस प्रकार से आपने काव्य में किया है वैसे ही वहां पे भी करना होगा, सारे नंबर मिलेंगे। और जो जो क्वेश्चन पूछेगा, कुछ गद्य में जो अंडरलाइन किया होगा उस अंडरलाइन की व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद जीवन परिचय, एक लेखक परिचय आता है और एक कवि परिचय। तो आप लोग कवि परिचय में सूर तुलसी बिहारी को याद कर लीजिए, इनकी जीवनी को, यहाँ से निश्चित है फंसना। और उधर जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 लोगों को याद करिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जी को। जन्म, मृत्यु और उनके बीच की समय अवधि का कार्यकाल, रचनाएं याद करते हैं। इसके बाद आप लोग दोहा और सोरठा याद करेंगे। और अनिवार्य संस्कृत थोड़ा और मैं पहले लेके चलता हूँ। अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत में आपका जो पहला चैप्टर है वाराणसी, वाराणसी से कोई ना कोई पद आना निश्चित है, क्वेश्चन आंसर आना निश्चित है।
तो वाराणसी चैप्टर से 6 से 7 नंबर पुटअप हो सकता है। तो उस चैप्टर को आप लोग क्लियर करिए और अपना 6-7 नंबर निर्धारित करिए। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर है उसके बाद वाला वो भी आप पढ़ लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। एक 2 श्लोक याद करिए, 2 में से कोई कोई एक ऑलरेडी बुक में दिया हुआ जिसकी व्याख्या करनी होगी, और जो दिया होगा उसको नहीं लिखते हैं, कोई एक श्लोक लिखते हैं। तो श्लोक लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर पे रफली कई बार आप लिख लीजिए इस श्लोक को, मात्रात्मक त्रुटियां हो रही है, कैसी त्रुटियां हो रही है उसको सही कर लीजिए और अपना 2 नंबर बिल्कुल निर्धारित कर लीजिए। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे हम नंबर को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके बाद हम आप लोग बता रहे हैं रस के बारे में बता दें। 10वीं के बच्चों को सिर्फ 2 रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। 10वीं के बच्चों को रस किस प्रकार से लिखना है बता रहा हूं। आप लोगों को स्पष्टीकरण नहीं करना है, रस लिखना है, उसकी परिभाषा, अस्थाई भाव परिभाषा, उदाहरण बस। रस में आप लोगों को जो करुण रस और हास्य रस, सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं, दोनों आसान है। हास्य रस का अस्थाई भाव, अब आप लोग बता रहा था कैसे लिखना है, अस्थाई भाव, इसके बाद परिभाषा और उदाहरण। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अस्थाई भाव से ही परिभाषा बन जाती है। जब जैसे करुण रस का लिखना है परिभाषा हमको, तो जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव के संचारी भावों से संयोग करता है तो रस रूप में परिणित हो जाता है, जिसे हम करुण रस कहते हैं। उदाहरण लिख देंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक ये उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह भी करुण रस का उदाहरण है। हास्य रस में जब जाएंगे तो फिर उसकी अस्थाई भाव तो हास होता है, और हास परिभाषा सेम हो जाएगी कि जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव के संचारी भावों से सहयोग करता है तो रस रूप में बदल जाता है, इसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा कि शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हंसी हंसी के दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शिव की शादी का वर्णन किया गया है, बहुत ही हंसी का उदाहरण है, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। इसके इसके बाद आप लोग दोहा देख लेंगे। दोहा क्या होता है तो परिभाषा में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले व तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले व तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा की परिभाषा सेम हो जाएगी कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण है, पहले व तीसरे में 13-13, दूसरे व चौथे में 11-11, यानी कि दोहे का उल्टा होता है। यह भी लिखते हैं दो सोरठा को ऐसा में कि यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण आपकी बुक का उदाहरण मैं बता रहा हूं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरि दुत होई। तो यह सब उदाहरण यहाँ से बना सकते हैं, या कोई और आपको उदाहरण आ रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल अच्छे से आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जाइए। सारे निर्धारित क्वेश्चन है, निर्धारित नंबर मिलेंगे। जितनी मैं ऑडियो में आप लोगों को बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। बहुत से बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर हम कल परीक्षा में जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। हमने सबको
कहा बेटा आप घबराओ मत, पहली बार परीक्षा में जा रहे हो। 10वीं, हालांकि 12वीं के बच्चे तो एक बार 10वीं का पेपर देकर पार हो चुके हैं, उनको पेपर के बारे में बहुत जानकारी है, अनुभव है उनको, परंतु 10वीं के बच्चे बिल्कुल नए बच्चे हैं, जीवन में पहली सीढ़ी पे चढ़ने जा रहे हैं, तो उनको बहुत डर लग रहा है। डरने की बिल्कुल बात नहीं बच्चों, आपने पढ़ाई किया है, बिल्कुल आसान पेपर होगा आपके लिए। आप पूरी शिद्दत से परीक्षा में जाइए और बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। पेपर कठिन बिल्कुल नहीं होगा, और जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक आपके पेपर में घूमेंगे, आएंगे। आप एग्जाम देकर आएंगे, आप पहले पूरी ऑडियो को सुन लीजिए, कई बार रिपीट करके सुन लीजिए, एग्जाम देकर आएंगे, फिर से आपको सुनकर आपको मैचिंग करिएगा, सारे नंबर में भी ईश्वर कृपा रही तो मिलेंगे यहाँ से। तो और जो कहानियां हैं स्वर्ण कुमार खंड काव्य के आधार पे, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, वो भी कहानी आती है, 5 नंबर की कहानी है। लेटर आपको नहीं आएगा, इससे निबंध लिखने के लिए आएगा, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। निबंध पढ़ लेंगे मतलब लिखने का तरीका जान लेंगे और वहां से आप लिख देंगे। बाकी विशेष कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा हिंदी में जो आपको तंग करेगा, पूरी नंबर पिटोर कर ले लेने हैं। तो आप सभी लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने आपके ग्रुप में बच्चे हैं सबको ये ऑडियो प्रोवाइड कराइए और सबको सबकी मदद करिए। मेरा उद्देश्य है कि बहुत से लोगों की मदद हो, बहुत से लोग, जो कुछ बच्चे बहुत पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, सबकी मदद हो, सब अच्छे नंबर लेकर आए और सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।